यार आखिर ये चीन चाहता क्या है? कभी कभी तो इसकी हरकतों पर बहुत हंसी आती है तो कभी बहुत ज्यादा गुस्सा। मालदीव से भारत की आर्मी को बाहर निकालकर बच्चों की तरह सांप सीढ़ी का खेल खेलकर सोच रहा है कि वो एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का मास्टरमाइंड बन गया है। लेकिन वो भूल जाता है साहब कि उसके सामने आज एशिया की वो ताकत खड़ी है जो न सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी से बल्कि अपनी तेजी से ग्रो करती हुई डिफेंस पावर से दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को टक्कर दे रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी इंडियन ओशन में देखने को भी मिला है। ये वही इंडियन ओशियन है जो आज एशियन कंट्रीज के लिए सबसे जरूरी मैरिटाइम ट्रेड रूट है। ये जहाजी पेड़ों के लिए वो रास्ता है जो न सिर्फ एशिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए उनकी इकोनॉमी को चलाने का सबसे क्रूशियल ट्रेड रूट है। और अगर इस ओशियन पर किसी का कब्जा हो गया तो दुनिया के 2/3 ऑयल इकोनॉमी का बेहिसाब खजाना उसके हाथों में आ जाएगा। लेकिन ये ड्रैगन की खाल में जो चूहा बैठा है ये भारत को इस रास्ते पर घेरना चाहता था, लेकिन भारत ने उस चूहे को उसके बिल में ही पहुंचा दिया। दरअसल चीन के पास हाथ पैर मारने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता तो वो फिर अपनी गंदी जियोपॉलिटी और हथकंडों का यूज करता है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत की शक्ति हिंद महासागर है और अगर वो उस हिंद महासागर को घेरने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ना वो केवल भारत को इकोनॉमिक लेवल पर पीछे धकेल सकता है बल्कि इंडिया को एक बड़ा झटका भी दे सकता है। क्योंकि हिंद महासागर वो खजाना है जहां वैल्यूएबल रिसोर्सेज से लेकर तेल और गैसेस मौजूद होने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं और ये हम टाइम टू टाइम देखते भी आए हैं। बस इसी चीज के लिए चीन आज भारत को एक जंजीर से बांध कर रखना चाहता है जिसे चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देता है। लेकिन इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का तोड़ भारत ने निकाल लिया है और भारत भी अब चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत को चीन कैसे इस जंजीर से बांधने के लिए प्लानिंग कर रहा है। चीन इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बहाने हर उस देश में कमर्शियल एंड मिलिट्री पोस्ट बना रहा था जहां वो इंडिया को घेर सकता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों का वो यूज कर रहा है। भारत को हर तरफ से घेरने की इस पॉलिसी को चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी उसकी उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है। कंबोडिया से शुरू होकर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान से होते हुए ये रास्ता सूडान तक जाता है। और अब इसे इस मैप पर देखिए। क्यों हैरान हो गए ना? आप इस रास्ते को जोड़ते हैं तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कि ये किस तरह भारत को घेरता हुआ दिखाई देता है। भारत को घेरने की प्लानिंग के अंडर ही चीन इन देशों के पोर्ट और द्वीप पर अपना बेस बना रहा है। शायद ही आज से पहले ही ये बात किसी को पता हो कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चीन ने दुनिया के सामने इसे सिर्फ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर दुनिया के सामने रखा था। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मेंशन आज से करीब 19 साल पहले यानी 2005 में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री ने द फ्यूचर ऑफ एनर्जी इन एशिया नाम की एक सीक्रेट रिपोर्ट में भी किया था। पेंटागन ने इस मामले में जो भी रिपोर्ट बनाई उसमें चीन ने जो भी ओशन डेवलप किए उसमें पर्ल्स का एक वाइड एक्सप्लेनेशन दिया गया था। ये ओशन में पाए जाने वाले कोई ऐसा वैसा मोती नहीं है बल्कि साउथ चाइना के सागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी यानी पूरे हिंद महासागर में पूरी तैयारी के साथ भारत को घेरना ही उसका मेन मकसद था और है। हालांकि उस वक्त इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भाई चीन ये जितने भी स्पॉट तैयार कर रहा है वो अपने एनर्जी रिसोर्सेज और ऑयल से भरे जहाजों के समुद्र में आने जाने की सेफ्टी के लिए ही तैयार कर रहा है। लेकिन इसके साथ उसमें यह भी कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर इन सभी स्पॉट को मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज भी किया जा सकता है। पर अब चीन को कहीं से शुरुआत तो करनी ही थी और इसके लिए उसने सबसे पहले चुना उस देश को जो हमेशा से ही चीन के नाम की बीन बजाता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये कोई और देश नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। अब भला चीन के लिए इससे ज्यादा आसान टारगेट क्या ही हो सकता था। इसलिए उसकी इस योजना का सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है जहां से चीन की सीपीईसी सड़क जा रही है। चीन को यह बात अच्छे से पता है कि उसके ज्यादातर ट्रेड समुद्री रास्ते से होते हैं। सीपीईसी इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान की जीडीपी को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। और हंसी की बात तो ये है कि ये बात खुद पाकिस्तान को आज तक नहीं पता चली कि वो कब और कैसे चीन की कठपुतली बन गया है। और चीन की मंशा ऐसी ही थी और वो ये जानता भी था कि गरीब पाकिस्तान उसका गुलाम बनकर ही रहेगा। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में आता है जिसे अशांत क्षेत्र माना जाता है। चीन न केवल ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से पाकिस्तानी नौसेना की सहायता करेगा बल्कि बंदरगाह का यूज करके अटैक भी कर सकता है। पेंटागन की एक रिपोर्ट ने भी इससे पहले पाकिस्तान में एक वेल इक्विप्ड नेवल बेस बनाने की मंशा को लेकर खुलासा किया था। लेकिन अभी हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने
ग्वादर के इस पोर्ट पर अटैक करके सबको एक झटका दिया है। लेकिन भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी डायमंड नेकलेस के कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि उसने ईरान के साथ मिलकर चबाहर पोर्ट को अपने यूज के लिए स्टैब्लिश कर लिया। और अगर आप इस चबाहर पोर्ट की लोकेशन गूगल में देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इंडिया ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली है। इसके बाद चीन अगला कदम बढ़ाता है जिबूती की तरफ। जिबूती में चीन ने अपने नेवल बेस बना लिया है। ये चीन के बाहर फॉरेन में उसका पहला नेवल बेस है। फरवरी 2016 में चीन ने इस पर काम शुरू किया था। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था भारत के लिए, क्योंकि ये अरब सागर के पास बना हुआ है और एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है। रेड सी के किनारे बसे इस देश को चीन भारत को घेरने की अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के शुरुआत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ अपने नेवल बेस को बनाने के लिए चीन ने दुनिया के सामने बहाने बनाकर इसे यूएन पीस कीपिंग मिशन का नाम दिया है। चीन कहता है कि वो इस बेस से ह्यूमन काइंड से जुड़े कामों को अंजाम देगा। इसके बाद अगर हम मालदीव की तरफ बढ़ें तो भला कौन नहीं जानता साहब कि जब से मालदीव में मोइजू की सरकार बनी है वो कैसे जाकर चीन की गोद में बैठ गया है। और अब मालदीव पूरी तरह से वो कर रहा है जो उससे चाइना करवा रहा है। आप अगर चीन की भारत को घेरने वाली पॉलिसी को थोड़ा सा खंगालेंगे तो इस बात का एहसास करेंगे कि चीन उन्हीं देशों में अपने सेंटर्स और बेस बना रहा है जहां देश इकोनॉमिकली या तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं या फिर उनका इंपोर्ट चीन से सबसे ज्यादा है। और ये एक तरह से चीन के लिए उन देशों को डाले गए दाने के बराबर है। खैर, इसके बाद म्यांमार के क्याकप्यू बंदरगाह में चीन का प्रेजेंस है। बंगाल की खाड़ी में स्टैब्लिश पोर्ट ने चीन को एक कमर्शियल ग्राउंड भी दिया है, जिसका यूज स्ट्रगल के समय एक बेस फैसिलिटी की तरह किया जा सकता है। चीन ने यहाँ काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है और क्यायुकू और कुनमिंग को जोड़ती 24 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडियन कोस्टलाइन के पास एक और चीनी प्रेजेंस कोको आइलैंड में है। कोको आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह के नॉर्थ में बनाया गया है और ये भी चीन के तब काम आएगा जब चीन भारत पर किसी तरह का जियोपॉलिटिक कंट्रोल करना चाहेगा। और इतना ही नहीं, चीन के पास वहाँ एक आर्म्ड फोर्सेस का अड्डा भी है। फिर चीन बढ़ता है बांग्लादेश की तरफ। अब देखिए, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट के डेवलपमेंट में भी चीन ने बहाने से अपना हाथ बढ़ाया और इकोनॉमिक हेल्प देकर वहां भी जा घुसा। ये पोर्ट बंगाल की खाड़ी के कोस्ट लाइन पर है। दरअसल इसके पीछे भी उसकी एक मंशा है और वो ये कि इस पर कब्जा करने के बाद वो समुद्री जाल बिछाना चाहता है। चीन ने बांग्लादेश में बहुत इन्वेस्ट किया है और बांग्लादेश और म्यांमार दोनों एक खास तरह के सब प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार तीनों ही शामिल हैं। उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चीन द्वारा बांग्लादेश को चटगांव के पास नेवल बेस की परमिशन देने के लिए प्रेशर डालने की खबर भी सामने आई थी। उधर श्रीलंका के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। भारत के श्रीलंका के साथ सदियों से मजबूत संबंध रहे हैं। चीन ने श्रीलंका की धरती में भी अपने पैर जमा लिए। चीनी कंपनी ने श्रीलंका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में एक बंदरगाह हम्बनटोटा विकसित किया है और श्रीलंका सरकार ने भी चीनी कंपनी को इसके नियंत्रण की अनुमति दी। पिछली राजपक्षे सरकार ने चीनियों को इस बंदरगाह के निर्माण की अनुमति दी थी और जहां तक पॉसिबिलिटी भी यही है कि वो चीन को अपने यहाँ पर एक नेवल बेस को बनाने की परमिशन दे सकती है। अब चीन कितना खतरनाक है आप इस बात से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो इस देश को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो भारत के खिलाफ श्रीलंका जमीन का इस्तेमाल करने दे। भारत ने चीन का मुकाबला करने की क्या प्लानिंग बनाई, लेकिन अब बताते हैं कि भारत कैसे नेकलेस ऑफ डायमंड की मदद से चीन की इस चाल का तोड़ ढूंढ कर बैठा है। देखिए, भारत ने साउथ ईस्ट एशियाई देशों की इकोनॉमी को साथ में लाकर चलने के मकसद से एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था और इसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब जब चीन नहीं मानेगा तो भला भारत कैसे रुक जाता। देखते देखते भारत ने इसके अलावा वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के साथ साथ इंपॉर्टेंट नेवल बेस और पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स को अंजाम दिया गया है, ताकि चीन जब भी कुछ करने की सोचे तो उसे तुरंत उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। इतना ही नहीं, भारत ने म्यांमार के साथ नेवल पार्टनरशिप भी शुरू कर दी है। इसके तहत म्यांमार की नौसेना को इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इस एरिया में भारत की मौजूदगी बढ़ सके। भारत म्यांमार के सिटवे पोर्ट पर अपना ट्रेड पोर्ट भी तैयार करने लगा है। इसके बाद देश के सबसे कोने में बसे स्टेट मिजोरम को कोलकाता से जोड़ने के लिए साल 2008 में भारत ने म्यांमार के साथ कालाडान प्रोजेक्ट के लिए समझौता भी किया था। ये बंदरगाह कालाडान नदी के जरिए भारत के मिजोरम से जुड़ जाएगा ताकि वहां से कार्गो जहाज इजीली आ जा सकें। पाकिस्तान के ग्वादर में पोर्ट बन रहा है तो भारत भी ईरान के चबाहर पोर्ट बनाने में जुट गया है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान प्रांत के मध्य में स्थित है।
यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मालदीव पोर्ट के पास ही यहाँ पर मिलिट्री रडार लगा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पानी के जहाज, नौसेना के जहाज, जितनी भी गतिविधियां होती हैं उस पर नजर रखी जा सकती है। मालदीव, सीशेल्स और ओमान में भी भारतीय नौसेना एक्टिवेट हो रही है। सिंगापुर के साथ साल 2017 में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया था। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो भारत ने हर जरूरी वो कदम उठाया है साहब, जहां भारत को चीन दबाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा था। माना चीन के पास बहुत पैसा है देशों को कर्जा देने के लिए, लेकिन उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो जिस देश को घेरने की कोशिश कर रहा है वो अब 61 वाली गलती नहीं दोहराएगा। और इस बार वो सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि चीन को वहां तक रौंद देगा जहां तक चीन जाना चाहता है, या फिर चीन भारत को घेरने के लिए प्लान कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? अपनी राय जरूर रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।